So we'll start with rotation today. थोड़े बेसिक्स भी ब्रश करते चलेंगे, जो जो जहाँ जहाँ पे हम लोगों को कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है वो कॉन्सेप्ट भी करेंगे और साथ में एग्जाम्पल्स भी करेंगे आज. So first is, if any object, so let's say ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक एक्सिस के अबाउट, ए बी एक एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, एक रिजिड बॉडी है. ठीक है. अब रिजिड बॉडी है, दिस रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. मान लो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट P1 पे, ये P2 पे और P3 पे, ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं. नाउ ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ. जब ये इस रिजिड बॉडी को जब हम रोटेट करेंगे इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, सो हर पार्टिकल जो कि इस रिजिड बॉडी पे है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा. अब ये पार्टिकल का ये सर्कुलर मोशन हुआ, दूसरे वाले पार्टिकल का ये हो गया सर्कुलर मोशन, और पहले वाले पार्टिकल का ये हो गया सर्कुलर मोशन. हर एक पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है उसका जो सेंटर है, तो जो मोशन का जो सर्कुलर मोशन का जो पाथ है उसका जो सेंटर है, ईच ऑफ द particles circular motion, the center of each of these motion lies on the axis only, and the radius is different for each of these. ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है. So each of these particles constituting the rigid body moves in a circular motion having different radius but same angular velocity as the time taken to complete one circle is same in each case. Time taken to complete the circle is same in each case. Is it clear? Clear है बच्चों? Yes, sir. Now, let's say this is a rigid body which lies in the XY plane and the axis of rotation lies along the Z axis. Okay. And let's say a particle which is moving, so this whole rigid body is undergoing a rotational motion. So उसके वजह से कोई particle P है, it will move under. So when the particle rotates, when the rigid body rotates, this particle moves by an angle theta, let's say. और ये जो distance moved by this particle, linear distance is equal to r into theta. So यहाँ पे जो let's say इसका जो angular velocity ओमेगा है,
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू rate of change of angular displacement d theta by dt. Now, the angular acceleration alpha is equal to rate of change of angular velocity और d by dt ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं d theta by dt. So this is d2 theta by dt square. ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है. So angular acceleration is d2 theta by dt square. Now we have three equation of rotational motion. Equation of rotational motion. पहला इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है ना. तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इनटू टी. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. ये थर्ड इक्वेशन है. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? लिख लिया? Please let me know once you have written. लिख लिया बच्चों? यस सर. हाँ जी. सर एक बार आप एंगुलर एक्सेलरेशन से समझा सकते हैं फिर से? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो जैसे लीनियर एक्सेलरेशन हुआ करता था a इज इक्वल टू है ना चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. या चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. ये एंगुलर एक्सेलरेशन. अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय t2 माइनस t1. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से भी रोटेट कर सकता है और एक एंगुलर एक्सेलरेशन से भी रोटेट कर सकता है. मतलब हर मोमेंट ऑफ टाइम पे हर इंटरवल में इक्वल इंटरवल में उसका अगर एंगुलर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करता चला जाए
तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट का एक यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, ओके सर। तो जो हम लीनियर के केस में करते थे वही चीज अब हम लोग रोटेशनल के केस में करेंगे। किसी एक ऑब्जेक्ट, एक एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इनिशियली जीरो उसका एंगुलर वेलोसिटी था, बाद में धीरे 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 वो इंक्रीज करने लगा, और इंक्रीज करके कुछ 100 रेडियंस पर सेकेंड हो गया, लेट्स से 5 सेकेंड में। तो किस रेट से इंक्रीज किया है उसका वेलोसिटी, वो जो हम लोग निकालते हैं, दैट गिव्स दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, the rate at which the angular velocity increases. ठीक है, ओके सर, यस सर। now next है so the motor of an engine is rotating about its axis with an angular velocity of 100 revolutions per minute. So angular velocity, ये initial angular velocity is equal to 100 revolutions per minute rpm. इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होता है, पर मिनट है, उसको सेकेंड में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 2 3s are 2 5s are, तो ये हो जाएगा हमारा 10 पाई बाय 3 रेडियंस पर सेकेंड। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गया। नाउ इट कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 रेडियंस पर सेकेंड हो गया। कितने टाइम में ये होता है? 15 सेकेंड्स में हो रहा है, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 15 सेकेंड आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ। Assuming constant angular deceleration, calculate the number of revolution made by it before coming to rest. तो पहले deceleration निकाल लेते हैं। So omega is equal to omega naught plus alpha t, first equation of motion को use करते हैं। 0 is equal to 10 pi by 3 plus alpha into 15. So alpha is equal to minus 10 pi by 3 into 1 by 15, 5 3s and 5 2s are minus 2 pi by 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया। अब हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। थीटा निकालना है पहले, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी मतलब 10 पाई बाय 3, टाइम जो है 15 सेकेंड्स का है, प्लस हाफ इंटू अल्फा है हमारा माइनस 2 पाई बाय 9 इंटू 15 इंटू 15, सो 3 5 टाइम्स 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, 3 3 are 9, 3 5 are 3 5. So this will be theta is equal to 50 pi, okay, minus of 25 pi, minus sign और 5 into 5 25. So theta is equal to 25 pi. ये total angular displacement होगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना होगा, तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल वो रिवॉल्व करता है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना होगा, तो टोटल एंगल थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल जाता है। थीटा है हमारा 25 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, सो विच इज इक्वल टू 12.5 रेवोल्यूशन। क्लियर है बच्चों? यस सर।
लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Second is starting from rest, a fan takes 5 seconds to attain the maximum speed. Starting from rest, मतलब initial angular velocity is equal to 0 radians per second. A fan takes 5 seconds to attain the maximum speed. Final angular velocity is equal to 400 rpm. Time taken is equal to 5 seconds. Now, assuming constant acceleration, find the time taken by the fan in attaining half the maximum speed. तो लीनियर रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. तो हाफ करने के लिए सीधे इसको हाफ कर देंगे तो भी निकल जाएगा, बट सॉल्व करके भी देख लेते हैं. सो 400 है ना आरपीएम है. सो 400 इज इक्वल टू, इसको रोटेशन पर मिनट को ना रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले. 400 इंटू 2 पाई बाय 60 कर लेते हैं. 23 जा 40 पाई बाय 3. सो ये हमारा हो जाएगा 40 पाई बाय 3 is equal to 0 plus alpha into 5. So alpha is equal to 40 pi by 3 into 1 by 5. So this is 8 pi by 3 radian per second. So ये अल्फा का वैल्यू हो गया. फाइंड द टाइम टेकन बाय द फैन इन अटेनिंग हाफ द मैक्सिमम स्पीड. तो अल्फा निकल गया. अब मान लो टी डैश टाइम में हाफ द मैक्सिमम स्पीड आता है. ओमेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 पाई बाय 3 का हाफ है ना, दैट इज 20 पाई बाय 3. अब इस एंगुलर वेलोसिटी को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, वो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डैश हम लोग लिखेंगे. सो 20 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 पाई बाय 3 इंटू टाइम टी डैश. 20 pi by 3 is equal to 8 pi by 3 into t dash. 3 और 3 कट जाएगा. 4 2 सा 4 5 सा pi और pi कट गया. 5 by 2 is equal to t dash. T dash is equal to 2.5 seconds. तो 2.5 सेकंड में हाफ द स्पीड हो जाता है. देख लिया सबने? Yes, sir.
Now, relation between the linear motion and rotational motion. So, relation between linear motion and rotational motion. तो ये अगर कोई पार्टिकल इसमें एक रिजिड बॉडी पे कोई पार्टिकल है जो थीटा एंगल मूव करता है, तो एस अगर इसका लीनियर डिस्टेंस है, सो लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल, लेट्स से ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, so linear distance moved by the particle s is equal to, अब इसमें let theta be the angle, let r be the radius and theta be the angle by which body rotates. S is equal to r into theta. So linear speed along the tangent is v is equal to ds upon dt, which is equal to differentiation of r theta upon dt. r कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी थीटा बाई डी टी, हमें पता है डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, तो आर ओमेगा हो गया, तो पहला रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा मिल गया, ठीक है। दूसरा है लेट लीनियर एक्सेलरेशन बी ए, ए होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, सो डिफरेंस इन v क्या है, आर ओमेगा है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख लेंगे, आर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी हो गया, सो दिस इज इक्वल टू आर अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दूसरा जो रिलेशन हमारा है, दिस इज ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, क्लियर है? So these are the two relation between linear motion and rotational motion which we will be using.
लिख लिया ना सबने? Yes, sir. Now, a bucket is being lowered down into a well through a rope passing over a fixed pulley. तो हमारे पास लेट्स से एक फिक्स्ड पुली है, ठीक है, और इसके इस कॉर्नर पे वी हैव अ बकेट विच इज बीइंग टाइड. So bucket is being lowered into a well through a rope passing over a fixed pulley of radius 10 centimeter. So R is equal to 10 centimeter, 0.1 meter. Assume that the rope does not slip on the pulley. Find the angular velocity and angular acceleration of the pulley at an instant when the bucket is going down at a speed of 20 centimeter per second. So angular velocity omega और अल्फा हम लोग को निकालना है यहाँ पे. When the bucket is going down at a speed, ये जो v है, v is equal to 0.2 मीटर पर सेकेंड है. 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन a is equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लीनियर एक्सेलरेशन. हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर होगा. v 0.2 है, रेडियस 0.1 है, so this is 2 radians per second. अल्फा इज इक्वल टू a बाय आर, a 4 है, ये 0.1 है, 4 बाय 0.1, 40 radians per second square. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now rotational dynamics. So जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू perpendicular distance into force. वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. ना इफ इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं. इफ आर इज पैरेलल टू basically if force F is parallel to axis of rotation, ठीक है, फोर्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाएगा, तो उस केस में टॉर्क इज इक्वल टू 0. दूसरा, if line of action of force
So if the line of action of force passes or intersects the axis of rotation, इस केस में भी टॉर्क इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये स्पेशल केसेस हैं बेसिकली. Next question. Consider a pulley fixed at its center of mass m by a clamp. A light rope is wound over it and the free end is tied to a block. The tension in the rope is T. मान लीजिए इस पे जो टेंशन है वो T है. So tension in the rope is T. Write the force acting on the pulley. How are they related? Okay. So देखो ये पुली पे ना, एक तो इसका वेट पुली का होगा नीचे की तरफ, दैट इज mg, और ये जो क्लैंप इस पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर के तरफ. ओके. तो फोर्सेस जो पुली के ऊपर लग रहा है, पुली के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं. पहला एक ये नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर के तरफ, दूसरा इसका जो वेट mg नीचे के तरफ, और एक टेंशन T जो इस पे इस डायरेक्शन में लगे. ठीक है, तो these are the 3 forces. How are they related? So normal reaction N is equal to T plus mg. So this is the relation. उसके बाद locate the axis of rotation. So axis of rotation is basically perpendicular, in perpendicular direction, this direction, right, going inside the plane of it. Now axis of rotation is in horizontal direction, perpendicular to the clamp going inside the plane of paper. ये बी पार्ट हो गया. ठीक है, ये ए पार्ट हो गया. सी पार्ट, find the torque of the force about the axis of rotation. Torque of the force, so T into R. Torque is equal to T into R. So this is the torque. Clear है? देख लिया बच्चों? Yes, sir. Now हमें पता है जो रोटेशनल डायनेमिक्स में जैसे ट्रांसलेशनल मोशन जब होता था तब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है.
यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, राइट, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका जो वैल्यू होगा आई का, अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब अलग अलग पार्टिकल्स हैं अगर, तो आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. आई इज इक्वल टू 1 to n. और यही अगर कंटिन्यूअस मास है तो उस केस में आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम का इंटीग्रल. क्लियर बच्चों? यस सर. लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? यस सर. Yes, sir. Now in this question, a wheel of radius 10 centimeter can rotate freely. So radius दे रखा है आपको 10 centimeter. R is equal to 0.1 meter हो गया. Can rotate freely about its center as shown in the figure. A string is wrapped over its rim and is pulled by a force 5 Newton. तो ये जो force इसके ऊपर लग रहा है, F is equal to 5 Newton. R is 0.1 meter. It is found that the torque produces an angular acceleration 2 radians. So alpha is equal to 2 radians per second square. Calculate the moment of inertia of the wheel. So moment of inertia मान लीजिए इसका I है. टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होगा, ठीक है. सो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आई अल्फा. सो आई इज इक्वल टू आर इंटू एफ बाय अल्फा. आर दे रखा है हमें 0.1, एफ दे रखा है 5, अल्फा है 2. 0.5 अपॉन 2 which is equal to 0.25 kg meter square. Is it clear? Clear है बच्चों? यस सर. लिख लिया? लिख लिया बच्चों? यस. Now this first question of example at the back. A wheel rotates with a constant acceleration of 2 radians per second square.
सो अल्फा दे रखा है 2 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. If the wheel starts from rest, initial angular velocity is 0 radians per second. How many revolutions will it make in the first 10 seconds? Number of revolution first 10 seconds में t is equal to 10 seconds है. हम लोग को पहले एंगल निकालना होगा. थीटा is equal to omega naught t plus half alpha t square. So theta is equal to 0 into 10 plus half into alpha 2 into 10 into 10. 2 और 2 कैंसिल हो गया. थीटा इज इक्वल टू 100 रेडियंस. सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है. थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे. 100 बाई 2 पाई विच इज 15.91 approximately 16 revolutions. Clear है? लिख लिया बच्चों? एक सेकंड सर. लिख लिया सर. Second question है, the wheel of a motor accelerated uniformly from rest rotates through 2.5 radian during the first second. So initial rest मतलब initial angular velocity omega naught is equal to 0 radians per second. Rotates through 2.5 radian. So theta is equal to 2.5 radian during the first second. एक सेकंड में एंगल कितना गया? 2.5 रेडियन. फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड. तो नेक्स्ट सेकंड में जो एंगल रोटेटेड निकालना है, आप क्या कीजिएगा कि 2 सेकंड में जो एंगल रोटेट हुआ माइनस 1 सेकंड में जो रोटेट हुआ उससे आपको अगले सेकंड का मतलब सेकंड में जितना एंगल ये रोटेट हुआ वो निकल जाएगा. ठीक है. सो हम लोग पहले ये जो वैल्यू दे रखा है, राइट, सो इससे अल्फा निकाल लेते हैं. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. 2.5 is equal to 0 into 1 half into alpha into 1 square. 2.5 into 2 is equal to alpha. Alpha is 5 radians per second. तो ये अल्फा का वैल्यू निकल गया
Now find the angle rotated during the next second. Theta 2 is equal to omega naught t plus half alpha t square. So 0 into 1 plus half into 5 into, sorry, 0 into 2. अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एंगल रोटेटेड इन 2 seconds. एंगल रोटेटेड इन 2 seconds निकाल रहे हैं. So theta 2 is equal to 5 into 4, 20 by 2. So 20 by 2, 10 radians. ये हो गया, ठीक है. So theta 1 है 2.5 रेडियन, theta 2 है 10 रेडियन. तो एंगल rotated during second is equal to angle rotated in total angle rotated, जो 2 सेकंड में जो टोटल एंगल रोटेट हुआ वो माइनस 1 सेकंड में जो एंगल रोटेट हुआ वो कर देंगे. सो 10 minus 2.5, 7.5 रेडियंस. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. समझ में भी आ गया ना? थर्ड क्वेश्चन है, a wheel having moment of inertia 2 kg meter square about its axis rotate at 50 rpm about this axis. Find the torque that can stop the wheel in 1 minute. So moment of inertia I is equal to 2 kg meter square, rotates at 50 rpm. Omega naught is equal to 50 rpm. So 50 into 2 pi, 100 pi radians per second. ये initial angular velocity. Find the torque that can stop the wheel in 1 minute. So time is equal to 1 minute, which is equal to 60 seconds. Final angular velocity 0 radians per second. Alpha is equal to so basically omega is equal to omega naught plus alpha t. Omega 0 है, omega naught 100 pi है, plus alpha into 60. So alpha is equal to minus 100 pi divided by 60. So 2 5s are 2 3s are minus 5 pi by 3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. अल्फा का वैल्यू निकल गया. टॉर्क निकालना है. टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 2 इंटू minus 5 pi by 3.
सो विच इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे हम लोग बस अल्फा का मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन का मतलब नहीं है क्योंकि टॉर्क जो है अभी हम लोग डायरेक्शन नहीं बस मैग्नीट्यूड देख रहे हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 10 पाई बाय 3. गड़बड़ किया क्या? सॉरी, यहाँ पे ना 2 पाई बाय 60 होगा ना, रेडियंस पर मिनट था, उसको 60 सेकेंड से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये जो है हमारा, सो दिस इज 5 पाई बाय 3 रेडियंस पर सेकेंड, राइट. और इसको यहाँ पे 5 पाई बाय 3 यूज करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू -5 पाई बाय 3 to 1 by 60. So this is -5 by 36 radians per second square. ये पाई बाय 36 यूज करोगे तो पाई बाय 18 न्यूटन मीटर. क्लियर है बच्चों? यस सर. करेक्ट कर लीजिए प्लीज. लिख लिया बच्चों? यस सर. Now next question. A string is wrapped around the rim of a wheel of moment of inertia. So moment of inertia I दे रखा है हमें 0.2 kg meter square and radius 20 centimeter. R is equal to 0.2 meter हो गया. The wheel is free to rotate about its axis. Initially the wheel is at rest. Omega naught is equal to 0 radians per second. The string is now pulled by a force 20 Newton. F जो हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, F is equal to 20 Newton force होगी. Find the angular velocity of the wheel after 5 seconds. ओमेगा निकालना है हम लोग को कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स के बाद. तो अब यहाँ पे देखिए टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू एफ होता है. तो टॉर्क इज इक्वल टू R है 0.2, F है 20. So 2 into 2 4 न्यूटन मीटर हो गया.
ठीक है, सो टॉर्क निकल गया, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सो हमारे पास 4 इज इक्वल टू आई है 0.2 इंटू अल्फा, 4 बाय 0.2, so this is 20 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू निकल गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट दे रखा है हमें 0 प्लस अल्फा 20 है और टाइम 5 है, 20 इंटू 5, 100 रेडियंस पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील 100 रेडियंस पर सेकेंड होगी। मेरे बच्चों, लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, wheel of radius r and moment of inertia I about its axis is fixed at the top of an inclined plane of inclination theta। तो आप ये देखिए कि एक इंक्लाइन प्लेन पे ये लगा हुआ है और ये टेंशन टी है बेसिकली, ठीक है। सो टेंशन टी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और रेडियस आर है, ठीक है। और इंक्लिनेशन का एंगल थीटा है। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं अगर हम लोग देखेंगे, नीचे के तरफ एक फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है टेंशन टी, और ये हो गया यहाँ नीचे mg, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा और एक नॉर्मल रिएक्शन n इधर होगा, राइट। नाउ a string is wrapped around the wheel and its free end supports a block of mass and which can slide on the plane. Initially the wheel is rotating at a speed omega in a direction, so initial velocity is taraf tha, angular velocity omega, in a direction such that the block slides up the plane. How far will the block move before stopping? So अगर हम लोग इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम लोग लिखें mg sin theta minus of tension t is equal to m into linear acceleration a, ठीक है। एक्सेलरेशन तो इधर होगा, तभी ना ये रोटेशन जो हो रहा है वो धीरे धीरे रोटेशन कम होता जाएगा, स्पीड कम होता जाएगा और जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को ये निकालना है बिफोर स्टॉपिंग ये कितना डिस्टेंस मूव करता है। तो लीनियर एक्सेलरेशन ये नीचे है, मतलब डीसेलरेट कर रहा है। सो
mg sin थीटा माइनस टी इज इक्वल टू ma, और दूसरा जो ये पहला इक्वेशन हुआ, दूसरा इक्वेशन इस पे लिखेंगे, देखो टेंशन T इंटू रेडियस R will be equal to I into alpha. So T into R torque is equal to I into alpha. So इसको हम लोग लिख सकते हैं T into R is I, अल्फा को A by R लिख सकते हैं, ठीक है। R से इधर आ गया, टेंशन T is equal to I A divided by R square, सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 तुम क्या करो, ये जो टेंशन 2 में है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे टेंशन T के जगह, तो हमारा इक्वेशन होगा mg sin थीटा माइनस ऑफ टेंशन T के जगह IA बाय R स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। सो mg sin थीटा माइनस IA बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू ma। अब ये a वाले टर्म को राइट साइड लेके चले जाते हैं, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma प्लस IA बाय R स्क्वायर। सो mr स्क्वायर प्लस I डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू a, कॉमन ले लिया बाहर, is equal to mg sin theta. So acceleration A is mg sin theta into R square divided by I plus mr square, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन। अब हमें पता है कि वेलोसिटी v is equal to how far will the block move before stopping, तो हम लोग को x निकालना है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। अब देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, राइट, और हमें पता है कि कितने डिस्टेंस ये मूव करना, मान लो x डिस्टेंस मूव करता है बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो ये जो डिस्टेंस मूव किया ये अगर x है तो हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। अब हमारे पास यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, सो वी कैन राइट इट एज, we can write it as 0 is equal to u square, initial velocity ओमेगा r के बराबर है, प्लस ऑफ 2a, मतलब यहाँ पे डिसेलरेशन हो रहा है तो यहाँ पे माइनस 2ax लिख लेंगे, ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल टू x। So x is equal to omega square r square by 2 into एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है हमारा ऊपर चला जाएगा i प्लस एम आर स्क्वायर, और नीचे है mg साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर into I plus mr square divided by 2 times mg sin theta, ठीक है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक above the inclined plane before it comes to rest। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। लिख लिया सबने? यस सर।
ठीक है, विल स्टॉप हियर ओनली फॉर द डे, है ना। इसके आगे हम लोग कल करेंगे, तो इन सब क्वेश्चंस को एक बार देख लेना और रिवाइज कर लेना। ठीक है, ठीक है बच्चों, लिख लिया ना सबने? यस सर।